हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने 9th क्लास का तीसरा चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्रांति जो हुआ था कैसे हुआ था, क्या कारण था, फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या परिणाम निकला। इस तरह से हम इस चैप्टर में आज देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। तो ये 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। और ये जो हुई थी यूरोप के इतिहास में बहुत ही युगांतकारी घटना थी। यानी कि यूरोप के इतिहास में जो युगांतकारी घटना थी वो कौन सी घटना थी? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति से फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। जब ये क्रांति हुआ था तो फ्रांस में राजतंत्र का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांत जैसे आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, इस तरह से इसका नए विचारों का उद्भव हुआ था। तो ये जो उद्भव हुआ था तो किसके बाद? तो राजतंत्र को समाप्त करने के बाद इन नए विचारों का विकास हुआ था। आगे देखते हैं कि 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ और 1783 में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके जो उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना किया गया। इसका जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ और फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, जो इसके पहले सेकंड चैप्टर में आपको बता चुके हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था। वो क्या किया कि उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका के मेडागास्कर के टापू पर अधिकार कर लिया था। तो फ्रांस जब बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था तो वो कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगा था। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि किसी भी क्षेत्र में आप देखे होंगे या फिर किसी भी और भी समय के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब कोई राष्ट्र, जब कोई देश शक्तिशाली होते जाता है तो उसकी जो लिप्सा है, उसकी जो तृष्णा है वो जो है बढ़ती चली जाती है। तो उसी तरह से जब फ्रांस शक्तिशाली हो गया था तो वो अमेरिका के विस्तृत क्षेत्र यानी पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका के मेडागास्कर के टापू पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब हम देखते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसका क्या कारण था। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनैतिक कारण। फ्रांस में क्या था कि वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अभी इसके पहले भी हमने बताया कि फ्रांस में राजतंत्र था और उसके बाद जब लोगों में स्वतंत्रता की, बंधुत्व की भावना जगी तो ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो राजनीतिक कारण में है कि बुर्बो राजवंश के लुई 16वां के शासनकाल में साम्राज्य जो थी बहुत उच्च शिखर पर थी। यानी कि जब फ्रांस में लुई 16वां का शासनकाल था तो वहाँ जो प्रतिष्ठा थी बहुत उच्च शिखर पे थी। लेकिन जब उसके बाद जब उनका शासनकाल खत्म हो गया तो जो भी शासक आए, जो भी नए शासक आए वो काफी अयोग्य सिद्ध हुए थे। 1774 ईस्वी में क्या हुआ? लुई 16वां गद्दी पर बैठा। यानी कि इसके पहले किसका शासनकाल था? तो लुई 14वां का शासनकाल था। जब 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठे तो वो जो थे बहुत ही निरंकुश शासक थे, फिजूल खर्च किया करते थे, अयोग्य थे। लुई 16वां का जो विवाह हुआ था वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनियत के साथ हुआ था। वो भी जो थी बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करती थी। तो इसके कारण अब क्या हुआ कि वहां राजकोष में जो भी धन था वो खर्च होता चला गया। राजा के वर्साय स्थित महल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई भी काम नहीं करते थे मगर अपार धनराशि वेतन के रूप में लेते थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब लुई 16वां का शासनकाल आया या फिर उनकी जब शादी हो गई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनियत से, तो ये दोनों जो हैं काफ़ी फिजूल खर्च करते थे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उन पर भी अधिक खर्च किया जा रहा है, उनको वेतन दिया जा रहा है, जिससे वहाँ राजकोष जो है खाली होता चला जा रहा है। राजस्व का 9% जो है इन्हीं पर व्यय हो जाता था। किस पर? ये सब जो अधिकारी थे उन पर खर्च हो जाता था।
लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लीबे, यानी उस समय जो है फ्रांस पर 10 अरब लीबे, यानी वहां की जो फ्रांस की मुद्रा थी उसे कहा गया है। लीबे फ्रांस की मुद्रा को कहा गया है। अधिक का कर्ज बढ़ गया था। यानी इस तरह से जब फ्रांस पर 10 अरब का कर्ज बढ़ गया था तो पहले ही ये चली आ रही आर्थिक जो संसाधन थी, जो कमी थी, इसके चलते क्या हुआ, खर्च को चलाने के लिए जनता पर कर का बोझ जो है जनता पर लगा दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। अब आगे देखते हैं क्या स्टेटस जनरल ये क्या है। ये जो है एक संसदीय संस्था है। तो स्टेटस जनरल क्या है, ये एक संसदीय संस्था है और 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई भी बैठक नहीं हुई थी, जिससे कि ये हमें पता चल जाता है कि लुई 14वां जो थे वो निरंकुशता की इस बात से पता चल जाता है कि यह कह सकते हैं हम कि वो कहते थे मैं ही राजे हूँ। ये कौन कहता था? लुई 14वां। उनका कहना था मैं ही राजे हूँ। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लमा क्या है। तो पार्लमा जो है एक संस्था है। तो ये संस्था कैसी थी? जो कि राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए पार्लमा नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इसकी जो संख्या थी वो 17 थी। कितनी थी? इसकी संख्या 17 थी, जिसका गठन एक न्यायालय के रूप में किया गया था। पार्लमा का जो गठन किया गया था किस तरह से? तो एक न्यायालय के रूप में किया गया था और न्यायाधीशों का जो पद होता था वो कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये जो पद होते थे वंश क्रमानुसार चलते रहते थे। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि पार्लमा जो है एक संस्था है और ये किसकी शक्ति पर, किसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए? तो राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर। और ये क्या है? एक न्यायालय है। न्यायालय के रूप में इसका स्थापना किया गया है। इसके पद जो है वो भी कुलीन वर्ग को सुरक्षित दे दिया गया है और ये पद वंश क्रमानुगत होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की जो सबसे बड़ी बुराई थी वो क्या थी? केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। तो केंद्रीयकरण का यहाँ अर्थ हुआ कि जो भी शासन है वो उसी क्षेत्र के आसपास इर्द गिर्द रहे। तो केंद्रीयकरण का मतलब यही हुआ। तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। यहाँ जो है स्वायत्त शासन का सर्वथा अभाव था। तो स्वायत्त शासन का अभाव कहाँ था? तो फ्रांस में। फ्रांस में हर जगह क्या था? वर्साई के राजमहल की ही प्रधानता थी। तो राजमहल जो वर्साई के जो राजमहल था उसका प्रधानता था। तो कहाँ था? फ्रांस में हर जगह वर्साई के राजमहल की ही प्रधानता थी। 1789 ईस्वी तक आते आते अब क्या हुआ? जन शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगे। जो आम जो जनता है वो उतावला होने लगी। किस बात के लिए? जन साधारण में भाग लेने के लिए। उस समय वैसा कोई वैसा संस्था ही नहीं था जो कि उनकी उस उग्र मनोवृत्ति पर रोक लगा सकती थी। तो ये जो जनता जो है उतावली हो रही थी शासन में भाग लेने के लिए, जनसाधारण जो है शासन में भाग लेने के लिए जो उतावली हो रही थी, क्यों हो रही थी? क्योंकि वो इस तरह के शासन से वहाँ का जो माहौल था उसमें वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रही थी, या फिर कहीं कि वहाँ पर जो उनका माहौल था उससे वहाँ की जनता खुश नहीं थी, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। अब आते हैं सामाजिक कारण। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जो है समाज क्या हुआ? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेटस में, यानी कि 3 श्रेणी भी कहा जा सकता है इसे, ये बटा हुआ था। यानी कि 3 स्टेटस में जो बटा हुआ था या फिर 3 श्रेणी में जो बटा हुआ था, कब बटा हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में। कहाँ बटा हुआ था? तो फ्रांसीसी समाज में। ठीक है। प्रथम स्टेटस में कौन आते हैं? पादरी। प्रथम स्टेटस में कौन आते हैं? पादरी, जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। दूसरे स्टेटस में कौन आते हैं? अभिजात वर्ग, या फिर इन्हें कुलीन वर्ग भी कहा जाता है, जिसमें लगभग 80,000 परिवार या 40 लाख व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि प्रथम जो स्टेटस है उसमें पादरी
आते हैं। दूसरे जो हैं अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग आते हैं। तीसरे जो वर्ग हैं इसमें आपको मध्यम वर्ग के जो हुए, जैसे शिक्षित हो गए या फिर डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, न्यायाधीश हो गए, ये लोग आते हैं। और ऊपर में जो पहले और दूसरे जो स्टेटस में आते हैं वो ये दोनों जो वर्ग है कर से मुक्त थे, यानी कि इन पे कर का बोझ नहीं था। उस समय फ्रांस की जो जनसंख्या थी 2.5 करोड़ थी। कितनी थी? 2.5 करोड़ थी। और फ्रांस की जो कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था। यानी किसके पास था? तो ये दोनों स्टेटस के पास था। 90% जो जनता थी वो तीसरे स्टेटस में आती है, जिनको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। यानी जो भी अधिकार प्राप्त थे वो प्रथम स्टेटस को और दूसरे स्टेटस को था। तीसरे स्टेटस को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। ये अपने स्वामी की सेवा करते थे। स्वामी के घर पर या खेती का काम करना, सैन्य सेवाएं, किसी भी हर जो तरह का कार्य जो भी मालिक हैं वो अपने जो भी उनसे सेवा ले सके, चाहे किसी भी तरह का कार्य करवा सकते थे, जिसमें आपको व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं, शिल्पी हैं, मजदूर हैं, ये सब आते हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते थे। और यह वर्ग जो है मध्यम वर्ग कहलाता है। तो ये तीसरे वर्ग जो है, तीसरे स्टेटस जो है, ये मध्यम वर्ग कहलाता है। मध्यम वर्ग में क्या था कि सबसे अधिक असंतोष था। तो मध्यम वर्ग में असंतोष था क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग अगर योग्य हैं, हर तरह से उनके पास गुण है, फिर भी उन्हें कुलीन की तरह सम्मान नहीं दिया जाता था। उन्हें ये बात, जो मध्यम वर्ग थे उन्हें ये बात बहुत खलता था। उन्हें बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता था कि अगर हमारे में गुण है, वो सुयोग्य हैं हम, फिर भी हमें वो सम्मान नहीं दिया जाता था। राज के जितने भी सभी बड़े बड़े जो पद होते थे वो सिर्फ कुलीन को ही दिए जाते थे। अगर मध्यम वर्ग में वो क्वालिटी है, गुण है, उस लायक हैं, फिर भी उस पद को मध्यम वर्ग के लिए नहीं दिया जाता था, जिससे कि मध्यम वर्ग में असंतोष की भावना फैल गई थी। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्गों के लोग बहुत ही बुरा व्यवहार भी करते थे। ये भी एक बहुत असंतोष का बहुत बड़ा कारण था। और असमानता का जो कारण था, असमानता का जो व्यवहार उनके साथ होता था मध्यम वर्ग के साथ, इसके कारण वो अंदर अंदर जो है मध्यम वर्ग के अंदर ये खाई जो है, क्रांति की जो खाई है, वो गहराती चली गई, जो कि फ्रांस की क्रांति में सबसे ही महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ था। फ्रांस की क्रांति का सबसे अगर महत्वपूर्ण नारा था तो वो था समानता। तो फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? समानता, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। अब आगे हैं आर्थिक कारण में। आर्थिक कारण में क्या है कि इस युद्ध में व्यय यानी कि खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण वहां की जो जनता थी, वहां की जो स्थिति थी जनता की, डावाडोल हो रही थी। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। यानी कि सरकार जो है पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। ये पूंजीपति जो है टैक्स फार्मर कहे जाते थे। अब ये है कि टैक्स फार्मर क्या है, तो अभी हम बताएं कि टैक्स फार्मर उन्हें कहा जाता है जिन्हें की कर वसूलने का कार्य दिया जाता है। ये जो थे रैयतों से, रैयत यानी किसान हुआ, रैयत किसान को कहा गया है। रैयतों से ये अधिक से अधिक टैक्स वसूलते थे और सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम अपने पास जेब में रख लेते थे। यानी कि यहाँ का जो कार्य था वो क्या होता था कि टैक्स फार्मर जो थे, यानी कि जो पूंजीपति थे, उनको कर वसूलने का काम सौंपा गया। ये जो काम सौंपा गया था किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। पूंजीपति क्या करते थे? रैयतों से यानी कि किसानों से जितना निश्चित जो रकम सौंपा गया है उस निश्चित रकम से ज्यादा टैक्स वसूल करते थे। और जो निश्चित रकम देना है सरकार को वो तो दे देते थे सरकार को, बाकी जो पैसा बचा, बाकी जो रकम बचा, वो अपनी जेब में भर लेते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो रैयत थे, जो किसान थे, उनके अंदर असंतोष की भावना बढ़ती चली जा रही थी। किसान जो थे अत्यधिक, अधिक से अधिक वो आर्थिक कष्ट का सामना करने लगे थे।
किसानों पर हम देख रहे हैं कि इसके पहले क्या हुआ कि किसानों पर जो आर्थिक कर सौंप दिया गया था, जो टैक्स फार्मर थे वो अधिक से अधिक कर लेते थे। इसके अलावा क्या हुआ कि किसानों को भूमि कर, जिसे कि टैले कहा जाता था, भूमि कर चुकाना पड़ता था, जिसे हम टैले कहते हैं। और इसके अलावा उन्हें टीथे, टीथे क्या हुआ, ये धार्मिक कर हुआ, यानी कि टैले जो हुआ वो भूमि कर हुआ और टीथे क्या हुआ, धार्मिक कर हुआ। इन्हें चर्च को देना पड़ता था। तो किसान पर दो तरह के कर और आ गए, एक हो गया टैले जो भूमि कर हो गया और टीथे जो कि धार्मिक कर हो गया। ये चर्च को देना पड़ता था और अनेक तरह के अप्रत्यक्ष कर भी देना पड़ता था। अप्रत्यक्ष कर यानी कि प्रत्यक्ष मतलब हो गया जिसे हम सामने देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष जो कि सामने सामने नहीं हो रहा है, लेकिन जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं। तो नमक और तंबाकू जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी उन्हें कर देना पड़ता था। कई तरह का इन्हें भेंट भी देना पड़ता था, जैसे कि टोल टैक्स हो गया, नजराना हो गया। तो इस तरह से किसान पर देखिए कि उस समय किसानों पर बहुत ज़्यादा कर का बोझ से वो दबे हुए थे। और उनके अंदर जो किसान जो थे इतने जिनकी उनकी उत्पत्ति नहीं होती थी, जिनकी वो उपज नहीं कर पाते थे, उससे ज़्यादा उन्हें कर देना पड़ता था, जिससे कि उनकी जो स्थिति थी, किसानों की जो स्थिति थी, दिन पर दिन वो दयनीय होते जा रही थी। करों के आर्थिक बोझ के अलावा फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी दयनीय होते जा रही थी। तो क्या था, बेकारी की समस्या। उस समय क्या हुआ था कि औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। तो जो काम किसान लोग हाथ से कर रहे हैं या फिर जो भी मजदूर हैं वो घरेलू काम हाथ से कर रहे हैं, जो भी छोटे छोटे उद्योग धंधे जो वो अपने हाथ से करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जब मशीन का प्रयोग होने लगा तो उनका ये काम जो है धीरे धीरे खत्म होता चला गया। जिससे क्या हुआ, उद्योग धंधे जो हैं, छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग धंधे हैं वो नष्ट होते चले गए और ये जो किसान हैं वो बेरोजगार होते चले गए, जिसके कारण अब इनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होते चले जा रही है। इसके अलावा और हम देखते हैं इसमें कि इनके पास असंतोष का कारण एक और कारण था कि वो जो लुई 16वां थे और उनकी पत्नी जो अंतोनोत थी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, वो ऐश आराम भोग विलास में वस्तुओं का बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। राजकोष प्रभावित होता चला गया। तो ये जाहिर सी बात है कि जब बहुत ज़्यादा आमदनी अगर कम हो रहा है और राजकोष से पैसा निकलता चला जा रहा है तो वहाँ की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है। अब जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ कर्ज लेकर काम चलाना पड़ रहा था, जो ये फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। अब आते हैं सैनिक कारण। फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत अधिक असंतोष था। वहां क्या होता था कि सैनिकों के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था। तो यहाँ देखिए कितनी किसानों के साथ कितना ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि जो किसान हैं उनको सेना में भर्ती किया जाता था, उनके साथ बहुत ही कम वेतन या फिर उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था बहुत ही कठोर अनुशासन के साथ, और खराब उनको भोजन दिया जाता था, वेतन भी बहुत कम दिया जाता था। और जब युद्ध होता था या फिर कहीं युद्ध में भेजना होता था तो क्या होता था कि किसानों को पहले लाइन में खड़ा कर दिया जाता था और जो सैनिक होते थे उनके पीछे उनको खड़ा कर दिया जाता था। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि अगर पहले लाइन में किसान खड़े हैं, उनको सेना में भर्ती करके पहले लाइन में किसान को हम खड़े कर दिए, तो अगर गोली बंदूक चलती है या फिर बमबारी होती है तो जो पहला लाइन है वो सबसे पहले मरेगा। तो ये भी फ्रांस में असंतोष का यानी कि क्रांति का ये बहुत बड़ा कारण था, जो कि किसानों के साथ ये हो रहा था। आगे हम आते हैं व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। यहाँ पर भी क्या था, एक कानून मतलब शुरू किया गया था। ये कानून क्या था कि लेटस द कैचेट। ये क्या था, लेटर्स द कैचेट, ये क्या कानून था? तो ये कानून ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति को राजा जिसे भी चाहे बिना किसी बात की सूचना दिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। ना उससे पूछना है
कि आप यहाँ हैं, या फिर न वो आदमी उस राजा से, उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि हमें जो गिरफ्तार किया गया है तो किस लिए गिरफ्तार किया गया है। ये अधिकार वहाँ नहीं था। बिना कोई आरोप के किसी भी व्यक्ति को फ्रांस में अभियोग के आधार पर गिरफ्तार का वारंट होता था, जिसे ही लेटर्स द गैजेट कहा जाता है। यहाँ हम समझने के लिए एक बात और करते हैं कि ये जो लेटर्स द गैजेट है, तो आगे हम आधुनिक जो इतिहास जो पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद जो पढ़ते हैं, तो उसमें जो आया था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या था कि वो भी था उसी तरह से कि बिना किसी को किसी भी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। न वो व्यक्ति न किसी से पूछ सकता है कि हमें जो गिरफ्तार किया गया है तो किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। तो उस तरह में जो कानून बना गया था, उसी तरह का ये भी कानून है लेटर्स द गैजेट, जो कि फ्रांस में ये लागू किया गया था। फ्रांस के कानून में जो कानून जो बना हुआ था वो भी कोई निश्चित नहीं था। वहाँ जो कानून था 400 कानून लागू थे। अब किस व्यक्ति को किस कानून के लिए कौन सा उससे सजा दिया जाएगा, ये भी उस व्यक्ति को पता नहीं चलता था, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए जो कानून बना हुआ था वो अलग अलग कानून बना हुआ था। इसलिए जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता था तो उसे नहीं पता चलता था कि हमें कौन सा सजा दिया जाएगा, किस कानून के तहत हमें फैसला सुनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये चैप्टर बहुत लंबा है। आज मैं यहीं तो करती हूँ, मैं आगे पार्ट में करूँगी। आगे जो बचा हुआ है मैं आगे पार्ट में कर दूँगी, और आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट में हमें बताइए, और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।